हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज से इस वीडियो लेक्चर्स में टीचर्स एम्पायर की इन सीरीज़ में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एमए इंग्लिश इग्नू के पेपर्स की। एमए इंग्लिश इग्नू के पेपर की ये पेपर हम सेकेंड ईयर का सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो एमए इंग्लिश सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट हैं तो काफ़ी लोग हमसे जुड़े भी हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज से हम ये एमए का जो हमारा एम ई जी 5 वाला सेक्शन है, एम ई जी 5 वाला सेक्शन में फ़िलहाल कवर करूँगा इसका एक पेपर। ठीक है, तो एम ई जी 5 मतलब आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, जो आपका पहला आपकी बुक है, पहला पेपर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी करके एम ए इंग्लिश सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको उसका पेपर दिखा दूँ। ये उसका पेपर है। पहले आपके शॉर्ट नोट आते हैं जिसमें से आपको 5 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपका फिर क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉन्ग आंसर, जो कि 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये थे आपका, यू कैन से आपका जो एम ई जी 5 यानी जो फर्स्ट पेपर है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। अगर मैं आपको पूरा इसका डिवाइडेशन बताऊं तो 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 10-10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में। दूसरा आपके पास ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, 20 मार्क्स का यानी एक क्वेश्चन। उसके बाद 20 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के आ रहे हैं, यानी आपका कितना हो गए। लेकिन आपने इन 6 में से केवल 4 करने, यानी 4 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के, ये 80 हो गए। और 20 मार्क्स यानी 10-10 नंबर के आपके 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा 2020 का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसका हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हेमार्सिया। ठीक है, हेमार्सिया पहली टर्मिनोलॉजी को हम आपका इसमें डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हेमार्सिया में कैसे लिखने हैं। 10 मार्क्स का मतलब एटलीस्ट आपके पास 3 पेजेस होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए 3 पेज का, वो भी रिलेवेंट कंटेंट जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम कंटेंट की ओर। ये मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ नोट्स। ठीक है, जो कि किस तरीके से हमने आंसर वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स जो हमारे शॉर्ट मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो ये है हमारे का आंसर, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो। आप लोग राइटिंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो हमने पहली लाइन में ही बड़े से अक्षर में डिफाइन कर दिया कि हमारे मतलब क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो। यानी ये दिखाएगा कि जो लिखने वाला है उसको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, यानी अब नीचे उसने सही लिखा होगा। इतनी इजी लाइन सबसे ऊपर लिखने का बस यही मतलब है, क्योंकि आपको पता है इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉपियाँ होती है ना, वो मतलब ढेरों के हिसाब से होती हैं, तो एग्जामिनर काफ़ी फास्ट चेक करता है और मार्क्स वो अच्छे भी देता है, गंदे भी देता है। डिपेंड करता है उसका जो पहला जो उसका आई इंट्रेक्शन है वो कैसा होता है आपके आंसर्स के साथ। ठीक है, पहली नज़र उसकी कैसी पड़ती है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आंसर्स को। तो ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो लिखा है। नेक्स्ट, हेमार्शिया अरोज फ्रॉम द ग्रीक वर्ब हेमार्टिनिन। हेमार्टिनिन इस ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ था। आप इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, द ग्रीक वर्ड हेमार्टिनिन से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मिस द मार्क, और दूसरा हिटिंग द मार्क। इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट इन एडवर्टेंटली मेड इन एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस द टर्म इन द पोइटिक्स। एरिस्टोटल ने इस टर्म को पोइटिक्स में इंट्रोड्यूस किया टू डिस्क्राइब द एरर ऑफ जजमेंट विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स अबाउट द ट्रेजिक हीरो डाउनफॉल। नेक्स्ट, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमने हेमार्शिया लिखा है, क्योंकि आप अगर वहाँ पे डायग्राम्स बनाते हैं किसी भी आंसर में तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो हेमार्शिया यहाँ पे कोने में है। लिटरेरी डिवाइस है जो कि रिफ्लेक्ट करती है करेक्टर्स के ट्रेजिक फ्लो को, दूसरा उसके फेटल फ्लो को, और तीसरा उसके मिस्टेक इन जजमेंट को। इतना अगर आप बनाते हैं, अगर आपकी राइटिंग बढ़ी है तो आपका पहला पेज तो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने लाइन लिखनी है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल। ये सभी चीज़ें उसकी डाउनफॉल को लीड्स करती हैं। नेक्स्ट, हेमार्शिया के 2 लिटरल मीनिंग हमारे निकल के आते हैं। हेमार्शिया एक तो मैं आपसे कहता हूँ करेक्टर्स पर्सनल फ्रेलिटी। पर्सनल फ्रेलिटी का मतलब होता है जो भी करेक्टर होते हैं किसी भी प्ले में, किसी भी नोवेल में, जो उनकी व्यक्तिगत जो दोष होता है, जो उनकी व्यक्तिगत गलती के कारण एक तो डाउनफॉल आता है यानी उसका पतन होता है। दूसरा एरर ऑफ जजमेंट, यानी एरर ऑफ जजमेंट मतलब किसी परिस्थिति को वो अगर भांप नहीं पाता है और वो परिस्थिति उसके विपरीत होती है, और वही परिस्थिति उसके पतन का कारण बनती है। जैसे अगर आप अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन आपका दोस्त अगर आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, लेकिन आप उसकी दगाबाजी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यानी आपने जजमेंट में क्या कर दी, एरर कर दी, यानी आपने उसको पहचानने में गलती कर दी। तो यही होता है एरर ऑफ जजमेंट। तो एरर ऑफ जजमेंट भी क्या रीज़न, किस चीज़ का रीज़न होता है, हमार्चा का। दूसरा, पर्सनल जो फेल्टी होती है, यानी जो व्यक्तिगत गलती होती है, जो व्यक्तिगत दोष होता है, वो भी हमार्चा का रीज़न होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 वर्ड कंट्राडिक्ट हैं, एक होता है आपका हेमार्शिया, दूसरा होता है आपका ट्रेजिक फ्लॉ। अब ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, इसमें केवल करेक्टर की पर्सनल फेलिटी के कारण होता है। यानी जो आपका ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जो उसकी गलती होती है, उसमें
ट्रेजिक फ्लॉ और हेमार्शिया दो अलग अलग टर्म हो सकते हैं। रीज़न केवल एक ही चीज़ की वजह से, ट्रेजिक फ्लॉ आपका कभी भी एरर ऑफ जजमेंट के कारण नहीं होगा। ट्रेजिक फ्लॉ हमेशा करेक्टर की, चरित्र की, जो भी उसमें करेक्टर हैं किसी भी नोवेल में, किसी भी ड्रामा में, उसकी गलती के ही कारण आपका ट्रेजिक फ्लॉ होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज आपके सामने ये रहा। ये आपका नेक्स्ट पेज है कि देखिए किस तरीके से आंसर लिखे हैं। ठीक है, अब आपकी जो इनो की बुक है उसमें आपको दो टर्म भी डिफाइन किए गए हैं। वो दो टर्म कौन कौन से हैं? एक है आपका मोइरा, दूसरा टर्म है आपका ह्यूब्रिस। एक है मोइरा और दूसरा टर्म है आपका ह्यूब्रिस। और उसमें आपको दिया गया है इग्नो की बुक में साफ साफ, हेल्पलेसनेस ऑफ मैनकाइंड। ये मोइरा और ह्यूब्रिस, ये दोनों दरअसल में, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? ग्रीक से लिए गए हैं दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, दे वर कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द ग्रीक्स टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ये दोनों टर्म्स कहाँ से लिए गए हैं? ग्रीक से लिए गए हैं। लेकिन ये दो टर्म मैंने आंसर में क्यों लिखे? क्योंकि आपकी इग्नो की बुक में हेमार्शिया के अंदर इन दो टर्म्स के बारे में बताया है। एक है आपका मोइरा, दूसरा आपका ह्यूब्रिस। इन दोनों शब्दों का अगर मैं लिटरल मीनिंग निकालूं, लिटरेरी मीनिंग निकालूं, यानी साहित्यिक मीनिंग क्या होती है? हेल्पलेसनेस ऑफ मैनकाइंड जो होती है, उसी को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड मोरिया और ह्यूब्रिस से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? डेयरिंग, समटाइम्स ट्रांसग्रेशन। डेयरिंग का मतलब डरावना, और समटाइम्स ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है, एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ट्रांसग्रेशन का मतलब उल्लंघन करना, भंग करना। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको उल्लंघन करनी कर, या कोई चीज़ आपको डेयरिंग लगती है, डरावनी लगती है, जिससे आपको लगता है कि किसी चीज़ का पतन हो सकता है, यानी कोई करेक्टर आपका डाउनफॉल में जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूब्रिस बोलते हैं। मोरिया, मोरिया का मतलब क्या होता है आपका? द शेयर ऑफ मिसफॉर्च्यून अलॉटेड बाय द गॉड्स। ठीक है, द शेयर ऑफ मिसफॉर्च्यून अलॉटेड बाय द गॉड्स। इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका दुर्भाग्य होता है, जो कि भगवान के द्वारा आपको दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपको पता है, जो हमारा हेमार्शिया होता है उसमें डायरेक्ट आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं दिखती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो सारे आपके कैरेक्टर के एक्शन के द्वारा ही उसका पतन हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ आउट रीज़न भी होते हैं, जैसे ही उसका दुर्भाग्य रहा तो उससे भी उसका पतन हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेक्स आता है वहाँ से फिर हीरो का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, तो वहाँ से भी उसका हेमार्शिया यानी उसका पतन आना शुरू होता है। अगर मैं इसको पूरी लिटरेरी लैंग्वेज में कहूँ, तो इसका मतलब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आपका हेमार्शिया होता है, नॉट अ it was the dilemma which you can say it was the dilemma imposed upon him by the forces far beyond his control that caused his destruction। मतलब हेमार्शिया कभी कभी उन चीज़ों के कारण भी आ जाता है जो आपके कंट्रोल से क्या होते हैं? बाहर होती हैं, तो उन चीज़ों के कारण भी हेमार्शिया आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मोरिया जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है द शेयर ऑफ मिसफॉर्चून अलॉटेड बाय द गॉड्स। यानी कभी कभी आपने नाटक देखे होंगे, उसमें उसका दुर्भाग्य बताया जाता है, जो भी करेक्टर होता है उसके दुर्भाग्य के कारण भी उसका पतन होता है। तो वो है आपका मौर्या। और जो पहला वर्ड है ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब होता है डेयरिंग, समटाइम्स ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन या डेयरिंग मतलब कोई चीज़ अगर आपको डरावनी लगती है, या कोई चीज़ आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये, या आपका ट्रांसग्रेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि ओवर होने, जो कि अच्छी होने के बाद भी आपके लिए नुकसान का कारण बनती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? आपकी ह्यूब्रिस। जैसे मतलब आपका जैसा कुछ आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही अगर आपकी किसका कारण बन रहा है? अगर आपके फ्लॉ का रीज़न बन रहा है, आपके पतन का कारण बन रहा है। जैसे आपका ओडिपस एक आपका नाटक है, उसमें ये उसका एग्जाम्पल माना जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल ओडिपस, जो कि सोफोक्लिस के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ किसकी? ये जो लाइन मैंने लिखी है, दे वर कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द ग्रीक्स टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। तो आप ऐसा आंसर में लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्सेप्ट हैं जो कि ग्रीक के द्वारा डिफाइन किए गए थे, बाय द ग्रीक्स टू डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। ग्रीक्स ने इन दोनों टर्म का यूज़ ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए किया था। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स का यूज़ मैंने आपको बता ही दिया। हेल्पलेसनेस ऑफ मैनकाइंड, ह्यूब्रिस का मतलब होता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और वही आपके ट्रेजिक फ्लो का कारण बनती है, डेयरिंग हो जाते हैं आप, और ये चीज़ कभी कभी क्या होती है? डरावनी होती है, भयावह होती है। नेक्स्ट, मौर्या का मतलब द शेयर ऑफ मिसफॉर्चून, जब भगवान के ही द्वारा आपको दुर्भाग्य में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हेमार्शिया। हेमार्शिया को अब हमने अगेन डिफाइन करना है, क्योंकि मेन वर्ड हमारा हेमार्शिया ही रहना चाहिए पूरे आंसर के दौरान। तो हेमार्शिया आपको पता है, जैसे हेमार्शिया के एग्जांपल की अगर हम बात करूँ, तो एम्बिशन ऑफ मैकबेथ, ये उसके हेमार्शिया का रीज़न बना। जेलसी ऑफ एन एथेले, ये उसके हेमार्शिया का रीज़न बना। एरोगेंस ऑफ लियर, ये उसके हेमार्शिया का रीज़न बना। नेक्स्ट आता है रीजन्स ऑफ हेमार्शिया। फिर से मैंने एक डायग्राम आपका लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉल ऑफ हीरो मैंने बीच में लिखा है। अब ये किस किस वजह से होगा? एक तो आपका हास्ट, सर्कमस्टेंस, एरर ऑफ जजमेंट और इग्नोरेंस। इन चार वर्ड के कारण क्या होता है? आपका हेमार्शिया होने लगता है। ठीक है,
हीरो का फॉल होने लगता है, हीरो का पतन होने लगता है। किस किस के कारण? हास्ट के कारण, आप इसको हेस्ट भी पढ़ सकते हैं, एरर ऑफ जजमेंट के कारण, इग्नोरेंस के कारण और सर्कमस्टेंसेस के कारण। नेक्स्ट लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, हेमार्शिया कैन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेटेड एज अ मिस्टेक बेस्ड ऑन आउटसाइड सर्कमस्टेंसेज rather than a character personal frailty. Hamartia can also be interpreted as a mistake based on outside circumstances, यानी rather than character personal frailty, यानी चरित्र की व्यक्तिगत गलती के से ज़्यादा आप हेमार्शिया को कैसे इंटरप्रिटेटेड कर सकते हैं, उसके आउटसाइड यानी उसकी किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, कैरेक्टर की किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, उसके कारण भी उसमें पतन आ सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस लाइन में। नेक्स्ट आपके सामने जो पेज है ये रहा नेक्स्ट आंसर का पेज। ये है एग्जाम्पल ऑफ हेमार्शिया। एग्जाम्पल ऑफ हेमार्शिया में क्या क्या आ जाएंगे, यानी हेमार्शिया के अंदर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस, यानी किसी को अगर किसी कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा गर्व होता है, कुछ ज़्यादा प्राइड होता है और कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वो भी उसके पतन का कारण बनती है। नेक्स्ट, अगर उसमें एग्रेसिव एम्बिशन होती है, यानी अगर वो गुस्सैल स्वभाव का होता है और उसके पास एम्बिशन काफ़ी होते हैं तो वो भी उसके पतन का कारण बनता है। नेक्स्ट, ब्लाइंडिंग पैशन, मतलब किसी भी चीज़ को आप यूँ कहें कि आँख मूंद के किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेना, वो भी हेमार्शिया का रीज़न बनता है किसी भी नाटक में किसी भी करेक्टर का। नेक्स्ट आता है आपका एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब आप जानते ही हैं, एक तरीके का गुस्सापन, जो आपका एक तरीके का अक्खड़पन होता है, वो भी किसी भी आपका करेक्टर के हेमार्शिया का रीज़न बनता है। नेक्स्ट मैंने जो लाइन लिखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हेमार्शिया डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर्स जनरल वीकनेस, इंस्टीड हेमार्शिया इज अ स्पेसिफिक करेक्टर ट्रीट। वो कह रहा है कि हेमार्शिया डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्टर्स जनरल वीकनेस। हेमार्शिया कभी भी आपकी जो करेक्टर की जो सामान्य कमजोरी होती है उसको नहीं दिखाता। हेमार्शिया एक तरीके का स्पेसिफिक करेक्टर ट्रेट है जो कि किसी किसी करेक्टर में हमको देखने को मिलता है, वो एक तरीके का फ्लॉ है, उस करेक्टर का पतन है। जैसे अब मैंने फिर से एग्जांपल लिए हैं, उन एग्जांपल को इलेबोरेट किया है। जैसे हेमलेट की हेमार्शिया का कारण क्या है, फियर ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। ऐसी मैकबेथ की हेमार्शिया का रीज़न क्या है, वॉयलेंट एम्बिशन। रोमियो एंड जूलियट की हेमार्शिया का रीज़न क्या है, इम्पेशंस, एडोलसेंट पेशेंस, ठीक है। ऐसी ओथेलो की हेमार्शिया का रीज़न क्या है, एक्सट्रीम जेलसी। और किंग लियर की हेमार्शिया का रीज़न क्या है, स्टबर्न प्राइड और एंगर। जूलियस सीजर की हेमार्शिया का रीज़न क्या है, एक्सेसिव प्राइड, क्वेस्ट फॉर पावर। ये थी जूलियस सीजर के हेमार्शिया के रीज़न। तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट द आंसर्स, आपने इग्नू में कैसे आंसर्स लिखने। तो ये कुछ चीज़ें थी। आज मैंने पहला टॉपिक इसमें सॉल्व किया है जो कि 10 मार्क्स का है आपका। तो मुझे लगता है कि ये इतना इनफ होगा। और आपको ये आंसर्स कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको और भी आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है, क्या आपको इग्नू के पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने इसी तरीके से देना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। सबसे बड़ी बात ये, जितना आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी इसमें व्यूज़ और लाइक्स बढ़ेंगे। 50 लाइक्स का टारगेट पूरा होते ही मैं आपके सामने दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लाऊंगा। अगर आपको ये आंसर्स अगर चाहिए भी तो आप उसके बारे में बाद में सोचेंगे टेलीग्राम चैनल वगैरह के बारे में। तो फिलहाल आपको ये कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताएं।